नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मार्च मंथ का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सेशन में अब हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, जो हाल ही में सरकार के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो इस नीति का क्या इंपॉर्टेंस है अपने राज्य के लिए और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सब की अपन चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। नाम है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। तो जो टर्म है ये हमारी सबसे पहले इसको समझना होगा कि ये औद्योगिक पार्क क्या है, इसका मतलब क्या है औद्योगिक पार्क का। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, सरकार करती है एक योजनाबद्ध रूप से कोई एरिया डिसाइड कर देती है उद्योग स्थापित करने के लिए। उद्योग स्थापित करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। कोई एक विशेष क्षेत्र जिसको उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार चिन्हित करती है, और इस क्षेत्र में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, चाहे सड़क कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे पानी बिजली, ठीक है, ये सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, चाहे भवन हो, बिल्डिंग, ठीक है, इन सब को एक जगह पर मिल जाती हैं और कई सारी फैक्ट्रीज एक जगह पर हमारे लगाई जा सकती हैं। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, उस क्षेत्र को सरकार ने संज्ञा दी है औद्योगिक क्षेत्र की, औद्योगिक पार्क की। ठीक है, सरकार ऐसा क्यों चाहती है, इससे क्या होगा, एक तो कई सारी जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो अलग से सेट हो जाता है, आम जन को परेशानी नहीं होती, ना ही इस क्षेत्र में निवेश करने वाले जो लोग हैं, उद्योग के क्षेत्र में निवेश करने वाले लोग हैं, ना ही उनको परेशानी होती है, और सारी जो सुख सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो उनको एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये संख्या दी गई है औद्योगिक पार्क की। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, इस पॉलिसी का उद्योग उद्देश्य क्या है, ये जो नीति लाई गई है इसका उद्देश्य है, सरकार चाहती है राज्य में निवेश को बढ़ाना। ठीक है, अगर राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, निवेश को बढ़ावा मिलेगा मतलब राज्य में उद्योग स्थापित होंगे, फैक्ट्री स्थापित होंगे, तो राज्य में निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर जनरेट होंगे। अगर लोगों को रोजगार के अवसर जनरेट होंगे, तो यहाँ से आपका जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा तो हमारी जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सारी चीजें दूर होंगी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। ठीक है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो उन्नत होगी। ये सारे इसके पीछे के कारण हैं। उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा कि कृषि क्षेत्र और हमारा सेवा क्षेत्र है उसका ज्यादा योगदान है, कहीं ना कहीं उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये पॉलिसी जारी की गई है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो उद्देश्य है वो यही है, औद्योगिक विकास को गति देना। औद्योगिक विकास को गति देने से क्या होगा, निवेश बढ़ेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र विशेष में सरकार सारी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करा देती है। तो एक मतलब एक विश्व स्तरीय पार्क इसको डेवलप करना है, जैसे कहीं भी किसी भी प्रकार की विदेशी कंपनी भी अगर आके निवेश करे तो उनको कोई भी परेशानी ना हो, तो इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, और राजस्थान को इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है। तो इसका फ्यूचर का गोल है वो क्या है, राजस्थान को इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाना है, कि बाहर से अन्य राज्यों से हो चाहे विदेशों से हो, राजस्थान में आके सर्वाधिक निवेश करें। ठीक है, तो ये इसका फ्यूचर गोल है। अब इस नीति का विजन क्या है कि औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के, ये क्या है, ये ट्रिपल आर का सिद्धांत क्या है, ठीक है, राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास है। मतलब राज्य में निवेश के लिए एक बेहतर वातावरण उपलब्ध हो, और ये पॉलिसी है एक ट्रिपल आर पॉलिसी, राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान। ये दृष्टिकोण क्या कहता है, पहला वर्ड है राइजिंग, जैसा कि आपने सुना है राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान से मतलब उभरता हुआ राजस्थान, मतलब हमें जो नवीन प्रौद्योगिकी हैं उनको प्रोत्साहन करना है। जैसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो चाहे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हो, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इसमें नई टेक्नोलॉजी को अपन अपना रहे हैं हर एक क्षेत्र में। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये क्या है, ये आपका राइजिंग राजस्थान का दृष्टिकोण है। दूसरा है रिलायबल। रिलायबल क्या है, मतलब राजस्थान की जो सरकार है वो उद्योगों को स्थापित करने के लिए रिलायबल है, मतलब इस तरह की जो पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे किसी भी कोई भी निवेशक आए उनको परेशानी ना हो। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आपको सब कई कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों से स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसके लिए अपन ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक जगह से ही आपको सारी स्वीकृति मिल जाएंगी विभिन्न विभागों से।
फिर दूसरा, सरकार की स्टेबिलिटी है, जो नीति बनाई है वो स्टेबल नीति है। अब इन नीतियों के माध्यम से जो प्रोत्साहन दिए गए हैं, वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, वो फिक्स कर दिए। ऐसा नहीं है कि आज तो हमने दिया कि इसमें 20% प्रॉफिट मिलेगा आपको, कल कह दिया कि नहीं 20% नहीं मिलेगा। एक बार जो पॉलिसी में बता दिया वो ही है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलायबल। रिसेप्टिव राजस्थान क्या है, रिसेप्टिव मतलब आपका क्या हो गया, संवेदनशील सरकार है। संवेदनशील कैसे है कि जो निवेशक आ रहे हैं उनकी जो निवेशक जो आ रहे हैं उनकी जो पॉलिसी, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाई जा रही है सरकार के द्वारा कि निवेशक क्या चाहता है, निवेशक को क्या चाहिए जिससे वो राजस्थान में निवेश करे, इससे सरकार को क्या फायदा होगा, ये सारी बातें हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिले, इस चीज के लिए सरकार क्या है, एक संवेदनशील है। हर संभव प्रयास है सरकार का कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल आर का मीनिंग था, राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास है। यह नीति फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने में भी मददगार साबित होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये 34+ नीतियों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा मिल रहा है यहाँ से। फिर इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा, अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, ठीक है। विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। मतलब विश्व स्तरीय पार्क हैं, मतलब कहीं से भी, विदेशों से भी अगर कंपनी आई जा रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, जैसे मैंने बताया सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से ये अनुमोदन प्रक्रिया आसान है। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार है, मतलब आपको बिजनेस करने में परेशानी नहीं होगी, जैसे ये है आपका अनुमोदन प्रक्रिया आसानी होगी। और इसमें इस नीति में 34+ नीतियों के माध्यम से निवेश को बढ़ाने का प्रयास है सरकार का, ठीक है। इसलिए ये पार्क की नीति सरकार ने लाई गई है। अब देखिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अब इसके तहत सरकार क्या चाहती है कि औद्योगिक पार्कों तक कैसे सुनिश्चित होगा, मतलब एक एरिया फिक्स कर दिया, उस एरिया में क्या चाहिए औद्योगिक पार्क बनाने के लिए, जल उपलब्धता, विद्युत उपलब्धता, सड़क और संपर्क मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको सरकार भी डेवलप करेगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर निजी क्षेत्र के द्वारा भी विकसित किया जाएगा। अब इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं ये हमें देखना होगा। इसके लिए भाई 60% राज्य सरकार और 40% जो व्यय है विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। सरकार ने इसमें बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो राज्य सरकार है वो तो दे देगी आपके 60%, ठीक है। दूसरा है निजी निवेशक या डेवलपर, उनको देना होगा 40%, ठीक है। इस तरह से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रावधान किया गया है। अब इसमें यह भी बताया आगे कि ये तो ठीक है कि इसके लिए 60% राज्य सरकार और 40% विकासकर्ता के द्वारा वहन किया जाएगा, तथा इसमें राज्य सरकार का अधिकतम अंशदान 3 करोड़ रुपए है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि राज्य सरकार अधिकतम कितना देगी, 3 करोड़ रुपए। राज्य सरकार अधिकतम कितना दे देगी, राज्य सरकार अधिकतम 3 करोड़ रुपए इसमें देगी इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे जल, विद्युत, सड़क, संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 60-40 का रेशो रखा गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि राज्य सरकार इसमें अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का व्यय करेगी, ठीक है। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए एक बात रही। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बात है ये जो पार्क हैं, जो पार्कों का निर्माण किया जाएगा उसके 4 टाइप्स हैं, 4 मॉडल बनाए गए, 4 आधार पर इनको डेवलप किया जाएगा। जैसे पहला पार्क है मॉडल ए, तो मॉडल ए में क्या बताया गया, मॉडल ए में रिको दे देगी 100% जो भूमि है उसको रिको देगी। भूमि 100% कौन देगा, रिको द्वारा आवंटित की जाएगी पार्क की भूमि, लेकिन उस पर जो विकास करना होगा वो निजी डेवलपर द्वारा इसमें विकास किया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा वो निजी डेवलपर के द्वारा किया जाएगा और भूमि रिको द्वारा आवंटित की जाएगी, ठीक है। पहला मॉडल तो विकास का या औद्योगिक पार्क का ये है। दूसरा जो मॉडल बी है, मॉडल बी में बताया गया कि जो आवंटित भूमि है उसका 80% डेवलपर के द्वारा दिया जाएगा। 80% भूमि किसकी होगी, डेवलपर की, और 20% भूमि का प्रावधान है कौन करेगा, रिको। तो ये सारे मॉडल्स हमें याद रखने होंगे एज इट इज। इनसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में बेहतरीन कि भाई मॉडल बी के तहत निजी डेवलपर के लिए कितनी भूमि का प्रावधान किया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि निजी डेवलपर मॉडल बी में 80% भूमि उसकी होगी और 20% भूमि रिको द्वारा आवंटित की जाएगी।
मॉडल सी है, पूरी तरह डेवलपर द्वारा विकसित किया जाएगा। पूरी भूमि की बात की गई है, पूरी जो भूमि है, जगह है, जमीन है, वो किसकी होगी? निजी डेवलपर के द्वारा प्रदान की जाएगी। और चौथा जो मॉडल बी है वो पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह से हमें चारों मॉडल याद रखने हैं। पहला मॉडल क्या है? 100% भूमि कौन दे रहा है? रिको के द्वारा, ठीक है, और उस पर विकास निजी क्षेत्र के द्वारा। मॉडल बी में 80% भूमि कौन दे रहा है? निजी क्षेत्र के द्वारा या फिर डेवलपर के द्वारा। 20% भूमि रिको के द्वारा। मॉडल सी में पूरी भूमि डेवलपर के द्वारा दी जा रही है और मॉडल डी पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि ये जो चार मॉडल बताए गए हैं ये किसके आधार पर बताए गए? ये जगह के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये चार मॉडल हमें याद रखते हैं, यहां से क्वेश्चन अच्छा बनेगा हमारे लिए। चलिए, फिर इसमें आगे एक शर्त बताई, इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। अगली बात देखो, ये तो चार मॉडल हो गए, ठीक है। अगली बात ये है, कोई निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए पहला प्रावधान है, आपके पास 50 एकड़ क्षेत्रफल भूमि होनी चाहिए। भूमि कितनी? 50 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए। और इस 50 एकड़ क्षेत्रफल पर न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाई, औद्योगिक इकाई 10 इंडस्ट्रियल यूनिट उस पर स्थापित होनी चाहिए। ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये इसकी न्यूनतम शर्त है। अगर आप निजी क्षेत्र में अपना 100% निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करना चाहते हैं, औद्योगिक पार्क, तो उसके लिए पहली शर्त है कि 50 एकड़ क्षेत्रफल में होनी चाहिए और उस पर न्यूनतम 10 इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित होनी चाहिए। ये न्यूनतम है, 10 औद्योगिक इकाई इस पर स्थापित होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट फिर हमें याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भाई निजी औद्योगिक जो प्रोत्साहन नीति 2026 है, इसके तहत निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने के लिए कितनी भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है, कितनी न्यूनतम उस पर इकाइयां होनी चाहिए, तो हमें नंबर पता होने चाहिए। इंडस्ट्रियल यूनिट 10 होनी चाहिए और निजी क्षेत्र में भूमि कितनी होनी चाहिए? 50 एकड़ उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन की बात की गई। वित्तीय प्रोत्साहन और किस हिसाब से दिया जाएगा? इस नीति के तहत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाए, ठीक है। पूंजीगत अनुदान का मतलब क्या है? मतलब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, मतलब भवन निर्माण है, चाहे आपकी मशीन है, इन सब चीजों की व्यवस्था करने के लिए प्रथम जो 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स आएंगे, प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स आएंगे, उनको पूंजीगत अनुदान कितना दिया जाएगा? 20% उनको पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। एक अगला पॉइंट फिर हमें ये याद रखना है। फिर भाई इसकी अधिकतम सीमा बताएगी कि अधिकतम हम कितना पूंजीगत अनुदान देंगे, ठीक है। ये इस औद्योगिक पार्क की जमीन के आधार पर डिसाइड किया पूंजीगत जो हम अनुदान देंगे। पहले तो ये तो फिक्स कर दिया सरकार ने कि हम प्रथम जो 10 आएंगे उनके लिए तो जितनी लागत लगेगी उसका 20% पूंजीगत अनुदान दे देंगे। लेकिन इसके बाद सबको ऐसा नहीं है, इसके बाद जो भी है उसके लिए जमीन के आधार पर पार्क की कितना बड़ा है उसके आधार पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर आपका पार्क 100 एकड़ भूमि पर विस्तृत है, ठीक है, और 100 एकड़ भूमि पर विस्तृत है, तो उसके लिए पूंजीगत जो अनुदान है उसका प्रावधान कितना है? 20 करोड़ रुपए। उस पर 20 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। 100 से 250 एकड़ तक 30 करोड़ का प्रावधान है, 30 करोड़ रुपए तक पूंजीगत अनुदान। और 250 प्लस, ठीक है, 250 प्लस एकड़ पर अगर ये पार्क विस्तृत है तो 40 करोड़ रुपए पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा प्रथम जो 10 औद्योगिक डेवलपर्स आएंगे उनके लिए तो 20%, इसके अलावा जो भी है उसके लिए किसके आधार पर? पार्क की क्षेत्रफल के आधार पर। 100 एकड़ पर 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ पर 30 करोड़ रुपए और 250 एकड़ से अधिक होने पर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर इसके अलावा ग्रीन डेवलपमेंट की भी बात की गई है। अगर आप हरित विकास चाहते हैं, उसके आधार पर आपने डेवलप की हैं चीजें, तो उस पर भी आपको राशि मिलेगी, प्रोत्साहन राशि। जैसे सीईटीपी पर 50% लागत प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये सीईटीपी क्या है? सीईटीपी है आपके जल के लिए, मतलब एक प्लांट है, इसको बोला जाता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। जल की निकासी के लिए, मतलब जल की बार बार रिफाइन करने के लिए, उसी जल को जो यूज हो चुका है उसका दोबारा पुनः उपयोग के लाने के लिए 50% लागत प्रतिपूर्ति की जाएगी। जितनी भी लागत आएगी उस सीईटीपी प्लांट की, उसका लागत का 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। और जो कि अधिकतम कितने हैं? 12.5
करोड़ रुपए प्रति पार्क है। ठीक है, 12.5 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदान किए जाएंगे। फिर दूसरी है औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रदूषण होता है उस पर भी उसको भी कम करने के लिए आपको राशि दी जाएगी, उस पर भी जोर दिया गया है। अन्य लाभ क्या है? अन्य लाभ ये है 7 वर्षों तक 100% बिजली शुल्क छूट दी जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी पर 7 वर्ष तक 100% बिजली शुल्क पर छूट है। स्टाम्प शुल्क व कन्वर्जन शुल्क में 25% की छूट है। प्लग एंड प्ले ऑफिस सुविधा है। प्लग एंड प्ले ऑफिस सुविधा का मतलब क्या है? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा पहले से ही, आप आइए, निवेश कीजिए और अपनी फैक्ट्री या उद्योग लगाइए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। ये मॉडल क्या है? प्लग एंड प्ले मॉडल है। कॉमन यूटिलिटी सेंटर्स पर भी अतिरिक्त लाभ है। कॉमन यूटिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? जैसे कोई मशीन है जो हमारे 5 या 10 यूनिट लगी हुई है, किसी 10 तरह की इंडस्ट्री लगी हुई है, और कोई मशीन ऐसी है जो बहुत महंगी है और 10 की 10 या 10 में से 5 लोगों के काम की है, 5 उद्योगों के वो काम आएगी, तो ऐसी मशीन को 5 उद्योग सम्मिलित करके एक मशीन लगा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इस तरह से कॉमन यूटिलिटी सेंटर बन जाएगा। उस कॉमन यूटिलिटी सेंटर पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान किया गया है। फिर है सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब इसके लिए आवेदन कहां करना है? राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है और इस पर समयबद्ध आपका निस्तारण हो जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। तो इस स्कीम के द्वारा ये कुछ प्रावधान किए गए हैं, ये हमें याद रखने हैं। सबसे पहले औद्योगिक पार्क के कितने टाइप बताए? 4 टाइप बताए जो हमने देखे। ठीक है, विकास के औद्योगिक विकास के 4 मॉडल हैं पार्क के। मॉडल ए में 100% भूमि रिको द्वारा प्रदान की जाएगी। मॉडल बी में 80% निजी डेवलपर के द्वारा, 20% रिको द्वारा। मॉडल सी में पूरी भूमि निजी डेवलपर के द्वारा दी जाएगी और चौथा है पीपीपी मोड पर इसको डेवलप किया जाएगा। निजी क्षेत्र में अगर आप पार्क स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भूमि कितनी होनी चाहिए? 50 एकड़ और उस पर 10 न्यूनतम इकाई स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे प्रावधान क्या किया गया है? वित्तीय प्रोत्साहन की बात की गई है। पूंजीगत अनुदान कितना दिया जाएगा? जो प्रारंभिक में 10 निजी डेवलपर्स आएंगे उनके लिए क्या है? 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद जो पूंजीगत अनुदान की जो शर्तें हैं वो किसके आधार पर तय की गई? औद्योगिक पार्क के क्षेत्रफल के आधार पर। अगर 100 एकड़ तक का पार्क है तो उसके लिए कितने करोड़ का? 20 करोड़ का प्रावधान है। 100 से 250 एकड़ तक पर 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 250 प्लस होने पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये इसके तहत पूंजीगत अनुदान था। फिर हमने हरित विकास की बात की थी। सीईटीपी प्लांट स्थापित करने पर 50% लागत का मिलेगा या फिर अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रति पार्क किया गया है। आगे फिर याद रखना है 7 वर्ष तक 100% जो बिजली शुल्क है उसमें छूट मिलेगी। स्टाम्प शुल्क में और कन्वर्जन जो शुल्क है उसमें 25% छूट है। प्लग एंड प्ले ऑफिस सुविधा है। कॉमन यूटिलिटी सेंटर्स की सुविधा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम किया गया है। राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। इससे क्या होगा? समयबद्ध निस्तारण हो जाएगा और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिसी है औद्योगिक पार्क की, इंडस्ट्रियल पार्क प्रोत्साहन नीति। अब देखिए, इस नीति के आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या है? औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इस नीति के तहत औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 100 एकड़ भूमि आवश्यक है। तो ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि भाई निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क स्थापित करना है तो उसके लिए 50 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया था। भाई 100 एकड़ वाला भी हमने देखा था, लेकिन वो क्या था? वो हमने देखा था पूंजीगत अनुदान। पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा था, वो भी किसके? पार्क के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग था कि 100 एकड़ तक का पार्क है तो उसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान था। 100 से 250 एकड़ की भूमि पर पार्क है तो उसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान था। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि न्यूनतम 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। ठीक है, दूसरा है औद्योगिक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। आधारभूत ढांचा निर्माण में राज्य सरकार अधिकतम 3 करोड़ रुपए सहायता देगी। बिल्कुल, वैसे रेशो 60-40 का था। राज्य सरकार कितना? गवर्नमेंट 60% और जो निजी निवेशक हैं, डेवलपर हैं, वो 40% का प्रावधान था, लेकिन राज्य सरकार अधिकतम कितना देगी? 3 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो क्या सत्य कथन की बात की गई है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 और 3 आंसर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, मॉडल बी में 80% भूमि रिको द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो ये तो गलत बात है। जो मॉडल बी देखा था उसमें क्या था?
मॉडल ए में 100% भूमि कौन दे रहा था, रिको द्वारा, लेकिन मॉडल बी में 80% भूमि निजी डेवलपर के द्वारा थी, 20% भूमि रिको द्वारा थी, और मॉडल सी में 100% जो भूमि थी वो निजी डेवलपर द्वारा प्रदान की जा रही थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये 80% भूमि रिको द्वारा नहीं है, रिको द्वारा केवल 20% है, और आपके निजी डेवलपर पर द्वारा कितनी 80% भूमि का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। मॉडल डी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है, सही बात है। मॉडल सी में भूमि डेवलपर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी सही बात है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला दूसरा और तीसरा इस तरह से ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत सीईटीपी पर 50% लागत प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, सही बात है। 50% आपको प्रतिपूर्ति दी जाएगी, जो अधिकतम प्रति पार्क कितना था, 12.5 करोड़ रुपए था। ठीक है। तो सीईटीपी पर अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सहायता दी जाएगी, ये गलत है, क्योंकि प्रावधान कितना का था, 12.5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। यह नीति हरित विकास को बढ़ावा देती है, बिल्कुल हरित विकास के आधार पर ही तो आधारित था ये। तो दूसरा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला और तीसरा, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना राइट आंसर है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के संदर्भ में फिर विचार कीजिए कि पहले 10 औद्योगिक पार्कों को 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने प्रावधान बताया कि पहले जो प्रारंभिक 10 डेवलपर्स आएंगे, औद्योगिक पार्कों को डेवलपर जो किए जाएंगे, या प्रारंभिक तौर पर जो 10 डेवलपर्स होंगे उनके लिए 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी सही है। 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपए का अनुदान है, तो ये तो गलत है। हमें देखना होगा भाई 100 एकड़ तक कितना है, 100 एकड़ तक आपका प्रावधान है कितना, 20 करोड़। 100 से 250 एकड़ तक 30 करोड़ रुपए, और 250 प्लस एकड़ पर आपके 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, जो यहाँ कितना दिया है, 50 करोड़ रुपए, ये गलत बात है। 100 से 250 एकड़ के लिए अधिकतम 30 करोड़ का प्रावधान है, सही बात है। 100 से 250 एकड़ के लिए कितने का, 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, और अपना तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर अपना ए ऑप्शन अगेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस नीति में 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। स्टाम्प शुल्क में 50% छूट दी जाएगी, ये तो गलत बात है। स्टाम्प शुल्क में कितनी छूट का प्रावधान है, 25% छूट का प्रावधान है। ये सारे पॉइंट्स हमें इस तरह से याद रखने होंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए राजनिवेश पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सारी इसका मतलब आवेदन कहाँ करना है आपको, राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, यहीं से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। इसमें 25% का प्रावधान है स्टाम्प शुल्क में, आप देख सकते हैं। स्टाम्प शुल्क और कन्वर्जन शुल्क में कितनी परसेंट की छूट है, 25% की छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक हब बनाना है, बिल्कुल सही बात है। सरकार क्या कर चाहती है, राजस्थान को इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन हब बनाना चाहती है। ठीक है, इस नीति में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार पर जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। सभी औद्योगिक पार्क केवल सरकारी क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे, ये तो गलत बात है। सरकार ने 4 पार्क के मॉडल बताए, वहां भी प्रावधान किया गया है। और निजी क्षेत्र अगर कोई डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि 50 एकड़ भूमि अपने पास होनी चाहिए, जहां न्यूनतम 10 इकाई स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा सही है। इसका मतलब अगेन ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया है, आपके सामने क्वेश्चंस भी देखे और थ्योरी भी डिस्कशन किया। तो इससे बाहर मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपसे जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो सिंगल पूछा जा सकता है, जो कि इजी होगा इस क्वेश्चन के कंपैरिजन की तुलना में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, धन्यवाद।